पिछले 50 सालों से बहुजन लोग राजनीति में है और इतना सफल काफ़ी है कि अपने राजनीतिक पेट वो बना लें। सिस्टम की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं, पार्टी की तरफ से नहीं बने। पार्टी ने तो उसको नॉमिनेट किया हुआ है, मगर उसको बनाने वाले जो लोग हैं वो लोगों ने उसको अपने सिस्टम के अनुरूप बना कर रखा हुआ है। जिस दिन वो सिस्टम के विरोध में बात कर देंगे वो शासित खत्म हो जाएगा। चलिए जी, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए। आज वामसेव 7-8 दलों में बंट गया, भारतीय बौद्ध महासभा 7-8 दलों में बंट गई, समता सैनिक दल 7-8 दलों में बंट गया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 10-12 दलों में बंट गया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात पर हम लोग चल रहे हैं या अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से बाबा साहब की बातों का मतलब निकालें? पहला यही सवाल है। समंदर है जो वामसेव है, तो कई सारी नदियाँ जो है समंदर में आके मिल रही है। समंदर में पानी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, तो यदि वामसेव के कई सारे संगठन हैं या फिर दूसरे अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे संगठन हैं, तो उनसे काम रुका नहीं है, उनसे काम बढ़ रहा है और वो काम बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए लोगों को दिखता होगा कि कई सारे संगठन हैं, लेकिन संगठन एक है। जो कुछ लोगों को लगता है कि किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में काम करना है तो उनके नेतृत्व में कर रहे हैं, लेकिन ध्येय और उद्देश्य एक है। इसीलिए मैं उनको नदियों की तरह देखता हूँ जो समंदर में एक साथ मिल रही है। झंडा, डंडा, एजेंडा एक है, चेहरा इस बैनर पे कुछ और हो सकते हैं, दूसरे पे कुछ और हो सकते हैं। आप यही कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली मुझे यही कहना है। और ये जो है, क्योंकि कोई भी इवॉल्विंग सोसाइटी होती है, तो इवॉल्विंग सोसाइटी में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। बहुजन समाज कोई बना बनाया समाज नहीं है, इसी प्रक्रिया में है। ठीक है, तो जब बहुजन समाज बन जाएगा तो आपको दिखाई देगा कि इस देश में एक संगठन और उसकी कई सारी नदियाँ हैं, लेकिन वो एक सारे संगठन के साथ में चल रहे हैं। जैसे आज भी हम लोग एक संगठन में चल रहे हैं, वामसेव में चल रहे हैं, और कई सारी नदियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि सारे समंदर को ही सारी समंदर को मिलने वाली हैं। एक झंडा, एक एजेंडा, एक झंडा। ये बात अलग है कि कुछ चेहरे अलग हो सकते हैं। मेरे साथ वामसेव के इस ग्रुप के अध्यक्ष हैं कुमार काले जी, मेरे साथ हैं जो अध्यक्ष हैं। काले साहब 40 साल से ज़्यादा वामसेव को बने हुए हो गए। एक समय पर जब वामसेव मानव साहब काशीराम ने बनाई और उनके साथियों ने बनाई, तो वो सामाजिक मूवमेंट चलाने के लिए बैनर तैयार किया गया था, प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। बाद में जब साहब काशीराम ने बसपा बना ली, तो उन्हीं के साथियों ने कहा आप राजनीतिक हो गए तो आप बसपा के साथ चले जाइए, हम लोग वामसेव को बनाएंगे। वर्तमान समय में मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और वामसेव के बहुत सारे दड़े हैं जो राजनीतिक पार्टी भी चला रहे हैं और वामसेव की कुर्सी को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो जो फॉर्मूला काशीराम साहब पर लागू होता था, वो वर्तमान समय के इन वामसेव के अध्यक्षों पर लागू क्यों नहीं होता? आपने सवाल भी दिया और जवाब भी आपने ही दिया है। मैं आपके सवाल और जवाब दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मूलतः वामसेव एक सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर बनी थी। उस सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य के लिए राजनीति एक साधन है और उसका साधन के तौर पर उपयोग होना चाहिए, मगर ये करते समय अपनी सामाजिक जड़ों को लगाने का काम निरंतर होते रहना चाहिए। हमने आज के इस अधिवेशन में वो विषय भी इसीलिए जानबूझकर रखा था कि पिछले 50 सालों से बहुजन लोग राजनीति में है और इतना सफल काफ़ी है कि अपने राजनीतिक पेट वो बना लें। तो उसके बावजूद भी उसमें वो जो सफलता होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। मान्यवर जी का भी एक बहुत सफल प्रयास भी रहा और उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट भी दिए, मगर उनके निर्माण के बाद में हमने देखा कि वो कारवां आगे नहीं बढ़ पाया। इसका एक बड़ा कारण हमने ये देखा है कि जो भी बहुजन आंदोलन से या सामाजिक आंदोलन से राजनीति में जाते हैं या जाते रहे हैं, उन्होंने अपनी राजनीति कायम होने से पहले ही अपनी सामाजिक जड़ें काटना या उसको कमज़ोर करना शुरू कर दी। आपकी राजनीति में बहुत बार अवसरवादिता का सिद्धांत आता है, राजनीति में समझौते करने पड़ते, सिद्धांतों को छोड़ना पड़ता। और चूँकि सामाजिक संगठन हमेशा सिद्धांत और विचारधारा की बात करेगा, गैर समझौते की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, तो इसका टकराव होते रहता है और हमेशा सिद्धांतों की ही जीत होती रही है। इसलिए सिद्धांत और सवाल खड़ा करने वाले लोग ना रहे, इसलिए राजनीतिक लोग हमेशा अपनी सामाजिक जड़ों को कमज़ोर करके अपनी राजनीति चलाना चाह रहे हैं। इसी वजह से वो कमजोरी बनी रही। ज़्यादातर वामसेव के जो दड़े हैं, मैं नाम लेकर के कहूँ, वामन मेश्राम साहब की आप ज़्यादातर स्पीच सुन लीजिए। उनका एक वो पिछले 20 साल से एक भाषण है जो चल रहा है, हम ब्राह्मणों को विदेश भेजेंगे
ये आर्यन है, हम 85% मूल निवासी हैं। क्या आपका भी ब्राह्मणों को विदेश भेजने का कोई प्रोग्राम है, या उनको यहीं रह करके जो भारतीय संविधान में उनकी नागरिकता है उसको बचाए रखने की लड़ाई लड़नी है? आप बेहतरीन तरीके से सवाल और जवाब दोनों एक साथ दे रहे हैं। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आप संगठन का काम करना चाहिए। नागरिक के रूप में रहना एक अलग बात है और मूल निवासी के रूप में रहना एक अलग बात है। वो भारत के नागरिक हो सकते, वो मूल निवासी नहीं है। भारत का विदेश किस आधार पर भेज रहे हैं? वो विदेश भेजने का मुद्दा अलग हो गया। आपने जो बात कही कि नागरिकता के अधिकार में वो रह सकते, तो नागरिक के लेवल पर संविधान ने मामला पहले ही समाधान कर दिया है कि नागरिक की हैसियत से रहे। आज वो इस देश के शासता वर्ग के रूप में या इस देश के शासक वर्ग के रूप में रहकर जो मूल के रहवासी लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करने का काम कर। तो हमारी लड़ाई इस देश में उस बात को लेकर है कि जो संवैधानिक बात जो आज़ादी के बाद में जो बनी हुई थी कि भाई संविधान लागू हो और संविधान के आधार पर मूल निवासियों का शासन प्रशासन हो, उस लड़ाई को लड़ने का हम काम कर रहे हैं। ब्राह्मण विदेशी है, उसमें किसी तरीके का कोई किंतु परंतु नहीं काम कर रहे हैं। ब्राह्मण विदेशी है, उसमें किसी तरीके का कोई किंतु परंतु नहीं। एक सवाल मैं वकील साहब, आप क्योंकि लॉ से जुड़े हुए हैं, संवैधानिक भाषा अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस प्रकार से आरएसएस और हिंदू के तमाम संगठन ये कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेंगे, तो हिंदू धर्म को मानने वाले जो सनातनी परंपरा जिसको आजकल कहा जा रहा है, उनको बड़ी गुदगुदी होती है, खुशी होती है कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, इनके मस्जिदों पर हम कब्जा कर लेंगे, इनकी कोठियों पर हम कब्जा कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ब्राह्मणों को विदेश भेजेंगे तो हमारे लोगों को भी गुदगुदी होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो काम मुसलमानों को गाली दे करके आरएसएस कर रही है वही काम वामसेप और वामसेप के दड़े ब्राह्मणों को विदेश भेजने का सपना दिखा करके कह रहे होंगे ये मिश्रा जी की कोठी पर हम कब्जा कर लेंगे। मुझे याद नहीं है कि वामसेप ने कभी ऐसा बोला हो कि मैं नाम लेके बता रहा हूँ, वामन मेश्राम जी का, मैं आपको वीडियो भेज दूँगा। और दूसरी बात जो है, हम लोगों ने संविधान बनाया है, वामसेप ने ये वामसेप की ये विचारधारा है कि, और वर्ल्ड वाइड भी ये विचारधारा है कि जो भी आता है नेचुरलाइज्ड हो जाता है तो वहाँ का वो सिटीजन बन जाता है। तो नेचुरलाइज्ड हो जाता है तो सिटीजन बन जाएगा, लेकिन उनको संविधान के दायरे में रहना होगा। जो भी व्यक्ति संविधान के दायरे में नहीं रहेगा उसके जो कानून है वो कानून काम करेगा उसके लिए। लेकिन मुझे इस बात को पता नहीं है कि किसी को गुदगुदी हो रही है कि उनको भेजा जाएगा वापस इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इस तरह का विचारधारा को हम लोग प्रोपोगेट नहीं कर रहे। हमारी 85% की जो विचारधाराएँ हैं वो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज जो इस देश के हुक्मरान होने चाहिए उनको हुक्मरान बनाने की विचारधारा है। दूसरी बात, इस देश में जो विदेशी लोगों ने आकर जाति व्यवस्था का निर्माण किया, वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, महिलाओं को गुलाम किया, इस व्यवस्था को खत्म करने की व्यवस्था हमारा आंदोलन है। तो समतावादी समतामूलक समाज व्यवस्था का समता, बंधुता, समानता जो संविधान कहता है वो उस पर वामसेप चल रहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन सपोज इस आंदोलन का कोई विरोध करेगा और यदि वो विदेशी होगा तो उसको उसका भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो 85% लोग इस देश में तय करेंगे ना डेमोक्रेसी का पहला। अभी अध्यक्ष जी मेश्राम जी ने कहा कि 85% लोग तय करेंगे। अब 85% में से आपके कितने परसेंट लोग साथ हैं? आपने नारा दे रखा है 85% का, जबकि हम पूरे देश भर में मैं भी जाता हूँ, मैं मंच भी शेयर करता हूँ, पत्रकारिता भी करता हूँ, लोगों को भी देखता हूँ। ज़्यादातर वो कुछ एक जातियाँ हैं। आशीराम साहब का पूरा जीवन निकल गया बहुजन समाज बनाने में, बामुश्किल वो ओबीसी की 15-16% जातियों को अपने साथ जोड़ पाए, जो भी मोस्ट बैकवर्ड है। अधिकांश देखा गया है कि शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब पर ओबीसी की जो अपर जातियाँ वही शोषण करती हैं, तो आप उनको शामिल करने की बात कर रहे हैं और वही शोषण कर रहे हैं। वो जो अत्याचार करने वाली जो जातियों की जो बात आपने कही या जिन जातियों को आज तक आंदोलन के साथ जोड़ा गया है, तो ये भारत में जातियों का जो स्ट्रक्चर है, ये जातियाँ जो पिछड़े वर्ग की जो ऊंची जातियाँ इन्होंने तो नहीं बनाई है। आज आप देखोगे तो आज इन्हीं पिछड़ी जातियों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश का आप उठा कर देख लीजिए या देश भर में, बिहार में आप उठा कर देखिए, यादवों के साथ हो रहा है, किसानों ने आंदोलन किया, जाटों के साथ हो रहा है, गुजर है, पटेल है, देश भर में जितनी भी अपर लेयर जो मंडल कमीशन में जो एक्सक्लूड की हुई जातियाँ थी, आज उनके साथ में भी ये एट्रोसिटीज़ हो रही है। अब ये क्योंकि ये सिस्टम है और सिस्टम में जो ऊपर का जो तरीका है कि जो कास्ट सिस्टम जिस तरीके से क्रमिक असमानता पर चलाई जाती है, उसके आधार पर ये सारा बिहेवियर होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिमेशन ऑफ कास्ट में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब रही बात हमने इन चीज़ों को जगाने जोड़ने की जो बात कही है,
तो अभी आपने भी सुना होगा कि मंच पर से हमने इन चीज़ों के लिए अपना कार्यक्रम भी हमने लगातार शुरू रखा है कि 6000 जातियों में सामाजिक ध्रुवीकरण की बात जो है, इसमें आज लगभग हम ये कह सकते हैं कि कांशीराम जी के समय में जो जातियाँ जुड़ी थी, आज उससे कई गुना ज़्यादा पिछड़ी जातियाँ या शेड्यूल कास्ट के आदिवासियों की नोमैडिक ट्राइब्स की जातियाँ भी इसके साथ खुलकर मिलकर काम कर रही है। हाँ, ये गति जिस अनुपात में होनी चाहिए उस अनुपात में गति नहीं है, मगर आज उन जातियों के अंदर जैसे ही आत्मसम्मान और स्वाभिमान का भाव खड़ा हो रहा है, वो अम्बेडकराइट आंदोलन में शामिल होने के लिए पहल कर रही है। आप कह रहे हैं कि वो जातियाँ पहल कर रही हैं। अभी आपने 85% की बात कही, हम भी 85% की बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिसको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं, जिसको आप विदेशी कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि तो ब्राह्मण नहीं तो 15% लोग हैं, 12% लोग हैं, वो सत्ता में हैं, उनकी संख्या भले ही उंगलियों पर आप कम हो परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन संसाधनों पर उनकी कब्जा है। आपके लोग उनकी शाखाओं में जा रहे हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके त्योहारों को मना रहे हैं, उनके चाहे गणेश चतुर्थी हो चाहे कोई अन्य त्यौहार आता तो आप ही के लोग कावड़ ला रहे हैं। तो आप अपने लोगों को अपने साथ नहीं लगा पा रहे हैं और वो आपके लोगों को अपनी शाखाओं में ले जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? सिस्टम के कारण ये संभव है। सिस्टम पर जो अनियंत्रित वर्चस्व उनका है उसकी वजह से, अगर संविधान भारत में लागू है और संविधान की जो सारी बात जो है अगर वो भारत में लागू होती है तो जिस तरीके का आप जो बात कह रहे हो तो होना संभव ही नहीं। संविधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कहता है, संविधान समानता की बात कहता है, संविधान जाति विरोध वाला जो समाज है, कास्टलेस सोसाइटी की बात कहता है। ये तो 75 सालों में उसके ऊपर अमल ही नहीं हुआ। अगर जिस तरीके आर्टिकल 15 एक कहता है कि हमको वैज्ञानिक सोच लोगों के अंदर डेवलप करनी चाहिए, स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल वही आता है कि जब देश का प्रधानमंत्री जाकर के राम मंदिर वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है ना, वो सिस्टम की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं, पार्टी की तरफ से नहीं बने। पार्टी ने तो उसको नॉमिनेट किया हुआ है, मगर उसको बनाने वाले जो लोग हैं वो लोगों ने उसको अपने सिस्टम के अनुरूप बना कर रखा हुआ है। जिस दिन वो सिस्टम के विरोध में बात कर देंगे वो शासित तो खत्म हो जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। वामसेप के देश भर में लाखों स्कूल चल रहे हैं, सॉरी आरएसएस के देश भर में लाखों स्कूल चल रहे हैं, डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, तमाम बड़े शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत तगड़ा, वो अपने बच्चों को बचपन से तैयार करते हैं। वामसेप जिनसे इनकी लड़ाई है, वैचार की लड़ाई है, आज तक वामसेप एक हमेशा सवाल होता है 40-45 साल में एक कोचिंग सेंटर तक आप तैयार नहीं कर पाए तो आपकी नस्लें कैसे तैयार होंगी? हमारे समाज के स्कूल्स नहीं है और स्कूल ऑफ थॉट्स भी नहीं है। वामसेप ने ये पहले लेवल पर ये काम किया कि जो कम से कम बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कम से कम इस बात का सामाजिक आस्था और विश्वास जो है उसके बारे में उनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी की भावना पैदा की जाए, उसमें हम बड़े पैमाने पर सफल रहे। और जो स्कूल और उसकी जो बात है उस दिशा में हम लोग गंभीरता से प्रयासरत है। आने वाले समय में इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और दूसरा हमने इसमें एक तरीका ये भी बनाया है कि हमारे अपने समाज के द्वारा भी चलाए गए बहुत सारे स्कूल हैं, उसके साथ हम लोग संपर्क और संवाद बनाए हुए हैं कि वहाँ इस विचारधारा के कार्यक्रम लगाए जाए या उन संस्थाओं के अंदर ये बहुजन विचारधारा या संवैधानिक मूल्यों को प्रस्थापित करने के लेवल पर भी हम लोग प्रयासरत हैं। चलिए एक सवाल यहाँ निकल करके आता है क्योंकि वामसेप से ही जुड़ा है ये सवाल। वामसेप ने पहले मान्यवर साहब काशीराम ने 20 साल तक समाज को जागरूक किया, उसके बाद में राजनीति स्टार्ट की। मान्यवर साहब की कोटेशन है कि जिन राजनीतिक दलों की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति लंबे समय नहीं चलती है। आज बहुजन समाज की राजनीति, खासतौर से वो पार्टी जो वामसेप के कैडर से निकली, आज वो हाशिए पर है, तो क्या कारण समझते हैं? अब ये सवाल पार्टी के नेतृत्व को पूछना चाहिए कि वो हाशिए पर है तो उसकी समीक्षा उनको वामसेप से निकली है, वामसेप को इग्नोर कर देना उनके लिए भारी पड़ा है, या सामाजिक संगठनों को इग्नोर कर देना भारी पड़ा है, या लोकतांत्रिक मूल्यों को ना अपनाना उनके लिए भारी पड़ा है? उसका मूल कारण है कि जिस नींव पर वो बनी उस नींव को अगर आप कमज़ोर करके राजनीति करना चाहोगे, जो बहुजन राजनीति की कंसेप्ट मान्यवर ने बनाई थी उसको अगर हम कमज़ोर करके केवल एक कांशीराम जी या बीएसपी तक सीमित नहीं, जो भी बहुजन राजनीति करना चाहता है उसके पास वो कंसेप्ट होना चाहिए और उसी के आधार पर राजनीति के मूल्य निर्माण होने चाहिए। तो नहीं हो रहे, इस वजह से विफलता है।